को ऐसे जो एक जो अंकित राज दे रहे थे, वो भी हमको अच्छा लगा कि इसको क्योंकि पॉलिसी मैटर और पॉलिटिकल संसद से ही ये बदल सकता है, समाज इसको नहीं बदल सकता। तो समाज को आंदोलित किया जाए, क्योंकि पॉलिसी मैटर आंदोलन ही करता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि लिखा पढ़ी किया जाए, 10 हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, हमारे क्षेत्र में जो भी नेता आए ये बताएं कि तुम एजुकेशन को क्या कर रहे हैं, हमको बता दो, क्योंकि उनको माला फूलना चाहिए। उनसे हम जवाब पड़े कि शिक्षा दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, और हम लोग ये भी कह रहे हैं उससे कट नहीं सकते, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेवारी है। संविधान के तुम शपथ लिए हो तो उसके अनुसार तुम इसको अपना जवाब दो कि तुम इसको क्या करते हो। तो मैं जानता हूं कि राजनीति के दो ही खंभे होते हैं, एक होता है लोभ, दूसरा होता है भय। अगर नेता डर जाएगा तो कल जाकर संविधान बदल देगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो समाज के हर एक वर्ग में भरा जाए कि नेता झूठ प्रचार करके, जैसे किसान के आंदोलन हुआ, ये शुरू किया प्रचार करना कि पाकिस्तानी है, तालिबानी है, प्रचार करना शुरू किया। उसमें बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं कि नेता पहले काम क्या करते हैं, बड़े ही षड्यंत्रकारी होते हैं। एक षड्यंत्र रच करके मनुष्य के दिमाग को ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल देना चाहते हैं जो काम को कराना चाहते। इन्होंने एक बात कह दिया, कर्मचारी भी आपको कहना शुरू किया कि मास्टर क्या करते हैं। एक ब्लॉक के कर्मचारी हमसे कह रहे हैं कि मास्टर पढ़ाते उड़ाते नहीं। हमने कहा कि मास्टर कितना हूँ नहीं पढ़ाता है, लेकिन उसके लड़के प्राइमरी से एमए तक जाते हैं, पीएचडी तक जाते हैं, और तुमने पूरे ब्लॉक में कुआं और तालाब खुनवाया, एक भी हमको दो कागज पर सब जगह तालाब, उसमें अरबों रुपया खर्च कर दिया। तो तुम्हारा काम तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा काम दिखाई दे रहा है। तो तुम झूठ बोल रहे कि हम झूठ बोल रहे। तो पॉलिसी मैटर को दबाने के लिए आपको एक जन आंदोलन बनाना ही पड़ेगा कि जनता जनता पूछने लगे कि जो मैं टैक्स तुमको देता हूं तुम्हारा नहीं है, मैं एजुकेशन के लिए टैक्स दे तो एजुकेशन को खर्च करो, उसको तुम अपने विकास निधि में मत डालो, तुम अपने पेंशन और भत्ता में मत डालो, पहले मेरा काम है, लेकिन तुम तो अपने में डालते जा रहे। यहाँ तक कि देखिए कि प्रधानमंत्री जी हमारे मान के प्रधानमंत्री केयर्स फंड को भी उन्होंने कहा कि ये मेरा है, सरकार का है ही नहीं, जबकि उसमें जितनी चंदा आया है उसमें उन्होंने इनकम टैक्स दिया, इनकम टैक्स माफ किया है। रियली वो सरकार की पैसा है, क्योंकि एटीजी में उसका रजिस्ट्रेशन है। तो जब एटीजी में रजिस्ट्रेशन है तो जो पैसा लोग चंदा में दिए होंगे उतना उनका इनकम टैक्स में छूट मिला होगा, फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा। तो जो आज हमारे देश में जो पूंजीपति घराना चाहे जो समाजवादी, आज हम सरकारी, पहले था कि शिक्षा को लोगों ने क्या किया कि सरकारी प्राइवेट पैसा को लोगों ने सरकारी किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब है कि प्राइवेट पैसा को निहायत प्राइवेट बना, क्योंकि अब मैनेजमेंट के हाथ में जाता है और सरकार कहती है कि मैं बड़ा मजबूत हूं। सरकार को जरा लॉजिक समझाइए कि एक व्यक्ति जब कंट्रोल कर रहा है एजुकेशन को, आपके पास कितने बड़े फोर्स, इतनी बड़ी पावर दिया गया है, फिर भी आपसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा। तो इसके लिए मात्र 3 पॉइंट है जब इसके समाधान हो सकते हैं। पहला कि शिक्षक हायरार्की में ऊंचा हो, जैसे कि उड़ीसा के गवर्नमेंट ने पहल कर दिया है, ध्यान रहे, क्योंकि जब सम्मानित होगा और जब कार्यालय जाए उसको डीएम के कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, उसको डीआईओएस के कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, उसको क्षेत्राधिकारी के कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, उसको विश्वविद्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। तो पहला पॉइंट को सम्मानित हो। दूसरा, एजुकेशन पर जितने टैक्स आते हैं वो एजुकेशन पर तो खर्च किए ही जाए, और 100 रुपया ट्यूशन फीस बढ़ा करके उनको फुल पेमेंट दीजिए। तीसरा पॉइंट है इस समस्या को समाधान कि टीचरों का सिलेक्शन क्लासरूम में, ये सिलेक्शन कमेटी न करें, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहां बैठे
लेकिन विश्वविद्यालय में लेकिन टीचरों की डायरी, स्टूडेंट की डायरी सबको दे दिया जाए, उसमें रिमार्क देखा जाए कि किस पर अच्छे रिमार्क लगे हैं, उसको करके भी जिसको पढ़ाना है वो तो हमारे सिलेक्शन में रहता ही नहीं। जैसे मालवीय जी ने दिया था कि वो टीचरों को क्लासरूम में जाकर इंटरव्यू लेते थे, वैसे ही टीचरों का हो कि वहां बेईमानी नहीं। अब कमीशन की आजकल क्या स्थिति है, किसी से छिपा नहीं है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, वो छिपा नहीं है। तो एक तो यह भी जरूरी है कि टीचर को होना चाहिए, और टीचर के लिए सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, न कि उसको मार तमाम अंड के बंड क्वेश्चन पीछे जाए, उसका दिमाग भरा रहे तो सोचेगा कब। तो ये है। और शिक्षक की जो जॉब है उसको भी सुरक्षित है, क्योंकि भय में कोई चिंतन नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं कि भयभीत आदमी कोई एक आदर्श बौद्धिक और चाहे नैतिक हो ही नहीं सकता। वो तो बेचारा डरा रहता है और मरता क्या न करता। ऐसे व्यक्ति कोई बढ़िया राष्ट्र और विश्व गुरु कैसे बन सकता है? ये तो ये महानुभाव बैठे यही बता सकते हैं। और इसके इसके बाद जो है, यह भी एक हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि उसके लिए समय समय पर इवैल्यूएशन हो, और पॉलिटिकल पार्टी जो है भी इसमें हस्तक्षेप बंद करी। से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था, वो इसलिए बना था कि पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप कम कर देगी, लेकिन मैं देखा कि फिर उसको तोड़ करके अब कमीशन बन रहा है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो हस्तक्षेप उस समय ही आ गया था, और खास करके अधिकारियों का, जो हमारे आईएएस कैटेगरी के अधिकारी हैं, इनकी ईर्ष्या शिक्षकों से रहती है, और बार बार उनसे मिलिए तो एक तर्क देते हैं कि इससे हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, आप लोग 2 घंटे पढ़ाकर हम लोग के बराबर वेतन लेते हैं। तो इनको पहले सबक सिखाइए कि आपको पैटर्न मिला है, आपको इतनी बड़ी सुविधा मिली है, और उतना बड़े जितने आपके सुरक्षा को, जितने आपको खर्च सरकार करती है, उतना शिक्षक को करेगी तो आपसे बढ़िया काम शिक्षक कर सकता है। उतनी बढ़िया सरकार उसको दे नहीं पाती है, तो कम से कम हमारे पॉलिटिशियन इस पर ध्यान दें कि क्रिएटिविटी युक्त शिक्षक बनेंगे तभी विद्यार्थियों में रचनात्मकता आएगी, और वही चरित्र बनेगा, वही राष्ट्र बनेगा, वही विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि पास्ट में यही हमारा आधार था। उस समय शिक्षक सम्मानित थे, राज मुकुट झुक जाता था। आज शिक्षक अपमानित हैं, उनमें हीनता का बोध हो गया है। ऐसी विषम स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। सुधार होने के लिए जो 4 पॉइंट मैंने बताया हूँ, उसी को हो, और उसके लिए आपको जन आंदोलन करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा ही है कि जिस पर शासन करना हो उसका आदेश लो, तब जनता इनसे पूछे कि इसको तुम अपने मैनिफेस्टो में डालो, और जिसको मैनिफेस्टो में डाले उसी को काम करो। क्योंकि वेतन को तुम अपने वेतन के लिए, अपने पेंशन के लिए मैनिफेस्टो में डालते नहीं, न कृषि कानून को तुम डालते हो, और न शिक्षा को भी नहीं डालते हो, और डालते तो आधी अधूरे डालते हो। और पब्लिक भी उनके जरूर देखे कि इन्होंने शिक्षा में कौन सा अपना दिया है, और उससे पूछे कि जो तुमने मैनिफेस्टो में दिया है पालन किया है नहीं, तब जाकर सुधरेगा। लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी दूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग सुविधा भोगी हो गए हैं। हम लोग छात्र, मैं रिसर्च फोरम का प्रेसिडेंट था, हम लोग 5-5 दिन 18 दिन जेल रोड़े पर सोकर काटते थे। आज मैं देखता हूँ कि मुजायक जेल में बना दिया है, और छात्र नेता भी एसी गाड़ी में चलता है। तो आंदोलन की शक्ति खत्म हुई, जेल में किसी को बैठने की अब शक्ति नहीं है। फिर भी वैचारिक आंदोलन हो सकता है, और देर आ सबेर विचार प्रभावित करता है। क्योंकि आदमी भले मर जाता है, विचार रहता है, समाधान यही हो सकता है। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों ने समय दिया, आप लोगों को मैं धन्यवाद दे देता हूँ, क्योंकि द्विवेदी जी को ये न कहना पड़े कि फिर धन्यवाद हमसे दिलवाएं। अब द्विवेदी जी ही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य निश्चित रूप से सारगर्भित हैं, और वित्तविहीन शिक्षकों की जो स्थिति है, जो चुनौतियां हैं, जो समाधान है, उन सब पर आपने चर्चा की। निश्चित रूप से हमें
एक साथ होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और सरकार को समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी मात्र एक दिशा में जाए, यह विकास की स्थिति नहीं हो सकती। और जब तक मेरे समझ से जब तक शिक्षा और शिक्षकों का विकास नहीं होगा तो निश्चित रूप से देश का विकास धराशायी होगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि बिना इसके तो विकास ही नहीं हो सकता, और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता भी है और हमारे विकास का मूल आधार भी है। तो इस दशा में एक प्रयास जरूर होना चाहिए। और मैं तो इनका उत्तरदायित्व सीधे तौर पे मैं कहता हूं कि जहां विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों की बात की जाएगी, जो उसके क्राइटेरिया तय किए गए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या राज्य विश्वविद्यालय, तो उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वो कर क्या रहे हैं, कौन सा नियमावली बना रहे हैं। उनके पास भी इतनी सुविधाएं दी जाती है, अच्छे अच्छे विद्वान लोग बैठते हैं उनके पीए बन करके, अन्य चीजों से, तो क्या उनको उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि हम शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित करें। विश्वविद्यालय का कुलपति जो होता है 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी उठाता है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सी स्थिति में है, सिर्फ साइन करने के लिए होता है क्या? वो विश्वविद्यालय के साथ साथ एफिलिएशन कॉलेज करवाया है, तो देखे ना कि एफिलिएशन कॉलेजों में क्या हो रहा है। अमूमन मैं देखता हूँ कि जितने भी प्रबंधक हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि इनको एकदम कैप्चरिंग कर रखा है। प्रबंधक जैसा चाहेगा मनमानी कर देगा, विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर सोते हुए जागते हुए साइन कर देगा। वो कैंडिडेट है कि नहीं है, मानक है कि नहीं है, सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई व्यवस्था है कि नहीं है, टीए डीए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ मतलब नहीं है उसको, सिर्फ साइन, आंख मूंद करके साइन करना है। और उसके बाद फिर धड़ाधड़ कहीं सेल्फ फाइनेंस या कोई भी अगर सेंटर गया है तो नकल हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जाएगा भी चेकिंग करने के लिए वो उसको पैसे वैसे दे देंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या चल रहा है शिक्षा के नाम पर? कहीं ना कहीं एक अन्याय, एक धांधली, एक अत्याचार, एक शोषण पनप रहा है और यह विषम स्थिति में जा रहा है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो देश निश्चित रूप से पतन के गर्त में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर चेतना जागना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के लोकतंत्र के हर एक आदमी को इस पर सोचने की आवश्यकता है। अगर लोकतंत्र का आदमी इस पर नहीं सोचेगा तो निश्चित रूप से आने वाली जो समस्या है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वह इस समस्या, विषम भयंकर समस्या से जूझेंगी। और जीवन के जिस विकास को लेकर के हमने सपने संजोए हैं, वो सपने हमारे ध्वस्त होंगे। सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार भी ध्वस्त होगी। सरकार अपने को सुरक्षित न समझे, क्योंकि अंधेर नगरी और चौपट राजा में सभी जाते हैं। नगरी तो जाएगी राजा भी चौपट होगा। तो आने वाली समयों में विषमताएं और संघर्ष बढ़ेंगे। अभी तो संघर्ष है ही, तो अभी से हमें एकजुट होकर के उस ओर एक निराकरण करना चाहिए, उस ओर निदानात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, शिक्षा के पैमाने कागजों पर नहीं निपटाए जाते, उनको व्यवहारिक रूप में निपटाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसको धरातल पर देखें, आकर के स्थानीय चीजों का करें। बहुत से कॉलेज खोल देने से, और कहने का मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट नियुक्तियां कर देने से शिक्षा बहाल नहीं हो जाती। आप देखें कि जितने भी आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिनको आप वित्तविहीन के रूप में देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे क्या कराया जा रहा है। आपने क्या किया कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उसको कॉलेज चलाने के लिए आपने मान्यताएं प्रदान कर दी, आपने सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कर दी। उनके पास बिल्डिंग है कि नहीं बिल्डिंग है, आपके अधिकारी जांच करके जाते हैं, बिल्डिंगें ही नहीं है, वो एक ही बिल्डिंग पर एक नहीं 10-10 20-20 मान्यताएं ले रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, कौन सा निरीक्षण कर रहे हैं? आपको तो यही कार्य मिला हुआ है, और क्या आपको सिर्फ फाइल पर साइन करने के लिए आप बैठे हो? एक शिक्षक 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे मेहनत करके शिक्षा प्रदान करता है, उन बच्चों के भविष्य के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि जो प्राचार्य के रूप में कार्यरत शिक्षक है वाकई में प्राचार्य ही है कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे ही बैठ गया जो साइन सिग्नेचर करता है। आप उस पर भी ध्यान नहीं देते। बहुत सी विषय ऐसे हैं जिस पर कि ध्यान केंद्रण की आवश्यकता है। और ये ध्यान केंद्र तभी होगा जब हम एक रूप होकर के, एकजुट होकर के, और ये चीजें उनके समक्ष रखेंगे। उनके आंख, वो सो गए हैं और उनको पकड़ करके नकेल कस करके उनको जगाने की आवश्यकता है। जैसे कुंभकर्ण को जगाया गया था, उसी तरीके से ये भी कुंभकर्णी निद्रा में है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी चित्तवृत्ति बिल्कुल शिक्षा के प्रति नहीं है, क्योंकि चित्तवृत्ति में शिक्षा का कोई स्थान ही नहीं है। और अमूमन देखेंगे ज्यादातर लोग इसमें
बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या उस एजुकेशन से नहीं गए हैं जिस एजुकेशन को हम झेल रहे हैं, जिस स्थिति को हम देख रहे हैं। हम स्थानीय है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ बच्चों के एजुकेशन क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था कहाँ डगमगा रही, किधर जा रही है। अब लॉकडाउन हो या अन्य चीजें हो, आप देख सकते हैं कि उसमें कितने ज्यादा अभिभावकों का शोषण हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर सिर्फ फ्रॉड हुए हैं और उसके बावजूद भी अभिभावकों से भी ढेर सारे पैसे वो भी सेल्फ फाइनेंस के प्रबंधकों ने वसूला है। और वहीं पैसे को लेने के बाद सेल्फ फाइनेंस के टीचर जो रखे थे, जो मेहनत करके पढ़ाते हैं, उनको सैलरी भी नहीं दी। उनकी हालत भी विकट से एकदम विकट स्थिति में चली गई और फलतः वो अन्य पैशन या अन्य कारोबार अपनाने के लिए विवश हो गए। तो ये भयावह स्थिति है हमारे देश की और इस भयावह स्थिति से अगर हम उबर नहीं सकते, अगर हम इससे उभरेंगे नहीं तो समस्याएं और भी विषम होगी। तो आज बहुत अच्छी परिचर्चा हुई, आगे भी परिचर्चा होगी और हम अपने इस चैनल द टीचर्स थॉट चैनल हमने शुरुआत की है। तो इस चैनल के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से हम परिचर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा उसके टॉपिक और डेट को हम बाद में घोषित करके और आपको बताएंगे। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, सभी का धन्यवाद। डॉक्टर ममता शर्मा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में पधारी। अंकित राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने वक्तव्य से और इस शिक्षकों की, वित्तहीन शिक्षकों की दशा दिशा एवं चुनौतियां और उनके समाधान पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। आगे भी आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। अंत में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी सर, आप तो हमारे मार्गदर्शक ही हैं और आपने शिक्षा की मूलभूत चीजों को समझा है, देखा है, परखा है, उस पीड़ा से आप ग्रसित हैं, उस पीड़ा उसे देश की पीड़ा समझते हैं, इसलिए आपने एक कदम बढ़ाया है और उस कदम पर निश्चित रूप से हम सहमत हैं और साथ साथ रहेंगे और निश्चित रूप से एक अभियान के द्वारा हम शिक्षा को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये हमारा धर्म भी है, दायित्व भी है, नैतिकता भी है। अगर हमने इस पर कार्य नहीं किया तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारा तो भविष्य अंधकार में जाए न जाए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय है, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे दिखता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का अभिनंदन करते हुए और वंदन करते हुए मैं नेक्स्ट कार्यक्रम तक अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट कार्यक्रम में आप बिल्कुल जुड़िए और एक नए उत्साह के साथ जुड़िए। जब लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। आज कम संख्या में लोग जुड़े, लेकिन जो भी जुड़े हमें इससे कोई शिकायत नहीं, कम जुड़ रहे हैं या अधिक जुड़ रहे हैं। हमें कार्यक्रम करना है तो करना है, तो अपने कार्यक्रम को हमेशा करते रहेंगे। तो नेक्स्ट कार्यक्रम की सूचना हम देंगे और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो सभी को सादर नमन और अभिनंदन और सब अपने 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 से ही लेफ्ट हो जाएंगे, लास्ट में मैं लेफ्ट होऊंगा। धन्यवाद।